अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ एक हॉरर स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा था कि मेरे वालिद साहब मेरे ऑफिस में एंटर हुए। मैं उन्हें देखते ही अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ और उन्हें बैठने की सलाह दी। वो मुस्कुराते हुए मेरे पास बैठे और मुझसे मुखातिब हुए। अली बेटा, मैंने सुना है आजकल तुम बहुत सारी हॉरर कहानियां रिकॉर्ड कर रहे हो। क्या तुम्हारे चैनल्स पर व्यू भी आ रहे हैं या नहीं? तो मैंने उनको यही जवाब दिया कि मैं अपने व्यूवर्स से पूछकर आपको बताऊंगा कि वो मेरी वीडियोस को गौर से सुनते और देखते हैं या नहीं। ऐसे ही बातें करते करते मेरे वालिद साहब माजी की यादों में खो गए और उन्होंने अपनी एक कहानी मेरे साथ शेयर की। ये शायद 1960 का दौर था, जब वो मैट्रिक में पढ़ा करते थे। उनका एक बहुत ही पुराना और जिगरी यार भी था जिसने मेरे वालिद साहब को ये स्टोरी सुनाई। उसका नाम हैदर था और उसका वालिद एक मामूली सा गरीब इंसान था जो कि एक तांगा चलाया करता था। ये एक वाकया उसी के साथ पेश आया। तो आइए ये कहानी आपको उन्हीं की आप बीती में सुना देते हैं। मेरा नाम इशफाक है और मैं जिस्मानी एतबार से एक कड़ियल और मजबूत नौजवान था। ये वाकया मेरे साथ उस वक्त पेश आया जब मैं स्कूल की तालीम छोड़कर गुर्बत के मारे तांगा चलाने लगा। शायद उस वक्त मेरी उम्र कोई 25 साल के लगभग रही होगी। शहरी आबादी उस वक्त ना होने के बराबर थी। जहाँ बजा हरे भरे खेत और बागात नजर आया करते थे। कहीं दूर दराज इलाकों में थोड़ी बहुत पक्की सड़कें और मामूली सी आबादी हुआ करती थी। उन दिनों में गुजरावाला के एक छोटे से गांव में रहा करता था। उस वक्त गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का इतना रिवाज आम न था। ज्यादातर लोग तांगों का इस्तेमाल किया करते थे। हम जिस बस्ती में रहा करते थे शायद वहां 50 के करीब घर होंगे। हमारे हमसायों में से एक घर याह्या खान का भी था। उस बेचारे की बीवी अक्सर बीमार रहा करती थी और वो हॉस्पिटल आने जाने के लिए तंग रहता। ये शायद गर्मियों की एक सख्त रात थी। एक रात तकरीबन 11 बजे के करीब उसकी बीवी की तबीयत बहुत खराब हो गई और उसे अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। चूंकि ये इलाका इंतहाई खतरनाक और वीरान सा था, कोई भी कोचवान हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार न था। खैर, एक हमसाया होने के नाते से मुझे जैसे ही इत्तला मिली तो मैं फौरन अपना तांगा लेकर उनके घर जा पहुंचा। तकरीबन 12 बजे के करीब हम हॉस्पिटल जा पहुंचे और याह्या खां की बीवी को दाखिल करा दिया। बस इसी भागम भाग में मुझे रात का 1 बज गया और मैंने याह्या खां से इजाजत ली। हॉस्पिटल से निकलकर मैंने अपना तांगा वापिस गांव की जाने मोड़ दिया। जैसे ही मैंने अपना तांगा कच्ची सड़क पर डाला तो ये आधी रात का वक्त था। आलम इतना शदीद सन्नाटेदार था कि मुझे आज कुछ खौफ सा महसूस हो रहा था। हर तरफ अंधेरे की चादर ने पूरे माहौल को अपनी लपेट में ले लिया था। हाथ को हाथ सुझाई न दे रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से लालटेन संभाले तांगे की गिली बांस पर बैठा हुआ रास्ता देखने की कोशिश कर रहा था। मेरे दिल को अंदर ही अंदर से एक धड़का सा लगा था कि जैसे आज कुछ होने वाला है। मैं इस अंधेरे में बड़ी एहतियात से तांगा चला रहा था और अपनी नजरें कच्ची सड़क के बिल्कुल दरमियान में गाड़ी हुई थी। मैं इस कच्ची सड़क पर तकरीबन कोई 2 किलोमीटर ही चला था कि मुझे दूर से ही अंधेरे में सड़क पर एक रोशनी नजर आई। ये रोशनी देखकर मेरा कुछ हौसला बंधा। मैं जैसे जैसे उस रोशनी के पास बढ़ रहा था तो मेरी हिम्मत बनती जा रही थी। इस रोशनी के करीब पहुंचकर मैंने देखा कि एक बुर्का पोश खातून जो अपने हाथ में लालटेन लिए ऐन कच्ची सड़क के दरमियान में खड़ी हुई थी, हाथ के इशारे से मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। मैं रात के उस पहर एक अकेली औरत को यूं बीच रास्ते में देखकर पहले तो बहुत हैरान हुआ, लेकिन ये सोचकर तांगा रोक दिया कि हो सकता है वो औरत कोई मुसीबत की मारी हो और उसे मेरी मदद की जरूरत हो। मैंने जैसे ही तांगा रोका तो वो औरत तेजी से मेरी जानिब आई और मेरी मिन्नत करने लगी, अरे भाई, मेरे खावत की तबीयत खराब हो गई है, खुदा के लिए मुझ पर तरस खाओ और उसे अस्पताल ले जाओ, नहीं तो वो तड़प तड़प के मर जाएगा। गांव इस रास्ते से अभी भी 5 किलोमीटर दूर था और मैं उस औरत की इस मुशक्कत पर हैरान हो रहा था कि आखिर इस तन तनहा और अंधेरी सड़क पर वो इतना फैसला तय करके यहां तक कैसे पहुंची है। मैंने उसकी मजबूरी को समझते ही उसे तांगे में पीछे बैठने का इशारा किया और घोड़े की बाग को दुरुस्त करने लगा, लेकिन न जाने वो औरत एक इंसान थी या छलावा। पलक झपकते में ही वो तांगे पर कूद कर बैठ गई और मैंने अपना तांगा आगे बढ़ा दिया।
अभी हम थोड़ी ही दूर गए होंगे कि अचानक मुझे यूं महसूस हुआ कि तांगा पीछे वाली साइड से भारी होता जा रहा है और घोड़ा भी जैसे जरूरत से ज्यादा जोर लगा रहा है। मैं समझा शायद तांगे के टायर में कोई खराबी पैदा हो गई है। मैंने फौरन ही अपना तांगा रोक दिया और उससे नीचे उतरकर पीछे की जाने बढ़ा। मैंने अच्छी तरह से दोनों टायरों का मुआयना किया, लेकिन मुझे उनमें कोई भी फनी खराबी महसूस ना हुई। फिर मैं पीछे उस औरत की जानिब आया ताकि ये देख सकूं कि याह्या खां तो कोई सामान नहीं भूल गया, लेकिन वहां भी कुछ मौजूद ना था। अचानक ही मेरी नजर पीछे बैठी हुई खातून के कदमों पर जा पड़ी। अगले ही लम्हे मुझे मेरा दम घुटता हुआ महसूस हुआ और खौफ के मारे मेरी जुबान मेरी गुद्दी से चिपक गई। उस औरत के पांव उल्टे थे। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो औरत जोर से चिल्लाई। शायद उसने मुझे पहले ही भांप लिया था। देख क्या रहा है, चल तांगा चला। उसकी आवाज में एक ऐसी हैबत थी कि मैं सर से पांव तक कांप गया और घबराते हुए तांगे की जाने बढ़ा। खौफ और घबराहट के आलम में मैंने जैसे ही तांगे पर सवार होने की कोशिश की तो मेरा पांव फिसल गया और मेरा चेहरा सीधा तांगे की बाग से जा टकराया। ये चोट इस कदर शदीद थी कि मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई, लेकिन उस खौफनाक चुड़ैल के आगे ये चोट भला क्या हैसियत रखती थी। मैं जल्दी से तांगे पर चढ़ गया और घोड़े को दौड़ाने लगा। अब मैं कभी रास्ते पर तो कभी पीछे की जानिब मुड़ मुड़ कर देखता। खौफ के मारे कुछ भी मेरी समझ में ना आ रहा था। अगले लम्हे फिर से उस खौफनाक चुड़ैल की आवाज मेरे कानों से टकराई। पीछे क्या देख रहा है, ठीक से तांगा चला, नहीं तो मैं तेरा कलेजा निकाल कर खा जाऊंगी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कई बिल्लियां और कुत्ते आपस में लड़ रहे हों। खैर, मैं दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। मैंने जैसे ही आयतल कुर्सी पढ़ी तो उस औरत ने फिर से एक जोरदार चीख निकाली। ये क्या कर रहा है तू? खामोश रह, नहीं तो मैं तेरा दिल निचोड़ कर खा जाऊंगी। आखिरकार खुदा खुदा करके उस चुड़ैल का घर आया। फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अचानक तांगे पर से वजन कम हो गया है। मैंने जैसे ही पलटकर पीछे देखा तो वो चुड़ैल नुमा औरत वहां मौजूद न थी। मैंने बस एक ही बार में घोड़े को इतनी जोर से चाबुक लगाए कि वो हवा से बातें करने लगा। घर आते ही मैंने बिना इधर उधर देखे हुए सीधा अपने कमरों का रुख किया, लेकिन अंदर दाखिल होते ही मेरे बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई और मैं फिर डर के बाहर निकल आया। मेरे जिस्म में शदीद कपकपी थी और शायद मुझे बुखार भी हो गया था। गर्मियों का मौसम होने के बावजूद मुझे जाड़े जैसी सर्दी महसूस हो रही थी। तकरीबन 3 दिन तक मैं बुरी तरह बुखार में सड़कता रहा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी तबीयत संभलने लगी। लेकिन मैं अब भी काम पर न जा रहा था और न ही घर से बाहर निकलता था। रात के वक्त हमारे घर के तमाम लोग बाहर सहन में सोया करते, तो मैं भी डरता डरता उनके साथ ही सो जाया करता था। एक रात जब मैं गहरी नींद में था तो तकरीबन 2 बजे के करीब मुझे अपने बालों में किसी की उंगलियां फिरने की किसी कैफियत महसूस हुई। मैंने घबरा कर एकदम से आंखें खोल दी, लेकिन डर के मारे पीछे न देखा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई मेरी चारपाई पर बैठा हुआ मेरे बालों में उंगलियां फेर रहा है। मैंने जैसे ही डरते डरते पीछे की जानिब देखा तो मुझे एक निहायत ही खूबसूरत औरत नजर आई जो मेरे तकिए के करीब बैठी मेरी तरफ प्यार से देखे जा रही थी। उसे देखते ही जैसे मैंने चीखने के लिए मुंह खोला तो उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। वो गुस्से से मेरे कान में घुराई, अगर तुम अपनी और अपने घर वालों की जिंदगी अजीज समझते हो तो चुप रहो। बस इतना कहकर वो औरत वहां से गायब हो गई और मैं फिर से कपकपाने लगा। अब आए रोज इसी तरह दिन गुजरने लगे। वो औरत रोज रात को मेरे पास आती और घंटों मेरे सिरहाने बैठा करती। अब मैं खौफ के मारे दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था, लेकिन अपने घर वालों को कुछ भी ना बता रहा था। लेकिन मेरे घर वाले मेरी परेशानी को भांप गए थे। उन्होंने बहुत से डॉक्टरों से मेरा इलाज कराया और टेस्ट भी करवाए, लेकिन तबीयी तौर पर मैं बिल्कुल ठीक था। कोई चीज थी, कोई अनजानी चीज जो मुझे अंदर ही अंदर से खाई जा रही थी। मेरे घर वाले भी अब जगह जगह से मेरा इलाज करके मायूस हो चुके थे। फिर एक हमारे जानने वालों ने बताया कि मुझे कोई बीमारी नहीं बल्कि किसी आमिल की जरूरत है। उन दिनों हमारे इलाके में एक बुजुर्ग आमिल की बहुत शोहरत थी। 2 दिन बाद मेरे घर वाले उस आमिल को मेरे घर ले आए। उसने मेरी हालत देखते ही कह दिया था कि इस पर किसी बहुत खतरनाक चुड़ैल का साया है और मैं ठीक रात 1 बजे अपने अमल का आगाज करूंगा ताकि उस चुड़ैल से मुकाबला कर सकूं।
ठीक रात 1 बजे के करीब घर वाले आमिल की हिदायत के पेश नजर घर के सहन में रह गए। जैसे ही आमिल ने अपना अमल शुरू किया तो थोड़ी ही देर बाद कमरे में एक अजीब से शोर ने जन्म लेना शुरू कर दिया। कभी कमरे के दरवाजे तो कभी खिड़कियां खड़कने लगती और कुछ लम्हे के लिए रुक जाती। फिर ऐसा हुआ कि अचानक ही पूरे कमरे में जोरदार चीखों का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसा लगता था कि हजारों चमगादड़ें मिलकर चीख रही हों। लेकिन आमिल ने अपना अमल जारी रखा और देखते ही देखते कमरे के एक कोने में काला सियाह धुआं जमा होने लगा। अब ये धुआं आहिस्ता आहिस्ता एक खौफनाक शक्ल इख्तियार करने लगा था। आमिल के इस अमल की वजह से वो चुड़ैल अपनी असल शक्ल में आई थी। इसके लंबे लंबे नोकीले दांत थे और हाथ और पांव के नाखून भी बहुत लंबे थे। उसके बाल इतने लंबे थे कि चेहरे के अलावा उसका पूरा जिस्म ढका हुआ था और आंखों के डेले तो जैसे किसी अंगारे की मानद थे। नाक की जगह एक गहरा सा गड्ढा और मुंह से खून बह रहा था। उसके आते ही पूरे कमरे में एक अजीबो गरीब सी बदबू फैल गई। इतनी भयानक शक्ल मैंने आज से पहले कभी ना देखी थी। वो आते ही घुरा कर बोली, तू कौन होता है मुझे मेरे प्यार से जुदा करने वाला? ये मुझे पहली ही नजर में पसंद आ गया था और हमारी जोड़ी अटूट है। तू चाहे लाख कोशिश कर ले, मैं इसे तेरे हवाले नहीं कर सकती। ये सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। इससे पहले कि आमिल साहब संभल पाते, उसकी आंखों से शोले निकलने लगे और वो ये कहते हुए उसकी जानिब झपटी कि तेरी ये जुरत, तू मेरे और मेरे प्यार के दरमियान में आए। उसने फौरन ही आमिल को गर्दन से पकड़ा और उठाकर कमरे की दीवार के साथ पटकने लगी। आमिल के चीखने की आवाज सुनकर घर में मौजूद तमाम लोग कमरे की जानिब भागे। इतने लोगों को आता देखकर वो चुड़ैल आमिल को छोड़कर वहां से भाग गई। लेकिन जाते हुए उसने जो अल्फाज कहे वो मुझे आज भी याद आते हैं। तेरी किस्मत अच्छी है जो तू आज जिंदा बच गया है, मगर आइंदा तू यहाँ आया तो जिंदा न जाने पाएगा। इतना कहकर वो वहां से गायब हो गई और इतनी देर में घर वाले भी कमरे के अंदर आ चुके थे। आमिल की ये हालत देखकर वो सबके सब दंग थे। आमिल ने हाथ जोड़कर उन सबसे माफी मांगी और ये भी कहा कि मैं उस चुड़ैल का मुकाबला नहीं कर सकता। उसमें बहुत ताकत और काले राज छुपे हैं जो कि उसकी दस्तरस से बाहर है। मेरे घर वालों ने आमिल की बहुत मिन्नतें की, मगर वो सर पर पांव रखकर भाग गया। आज मेरे घर वालों को तमाम हकीकत का इल्म हुआ और अब वो मुझे बाहर ना जाने देते थे। हर पल हर लम्हे कोई ना कोई मेरी चारपाई के करीब ही रहता। तमाम घर वालों ने बारी बारी मेरे सिराने जागना शुरू कर दिया। वो लोग तमाम रात जाग कर पढ़ पढ़ कर मुझे फूंकते रहते, तभी मुझे नींद आती। जिस रात वो ऐसा ना करते तो वो चुड़ैल एकदम से हाजिर हो जाती। आज 5वीं रात थी और आज जागने की बारी मेरे 2 छोटे भाइयों की थी। वो बेचारे सारा दिन खेतों का काम करके पहले ही थके हुए थे, इसलिए जैसे ही रात का तीसरा पहर शुरू हुआ तो उन दोनों की आंख लग गई। उनके सोते ही वो चुड़ैल फौरन ही मेरे पास आ गई और उसी तरह से मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी। खौफ की वजह से मैं कोई सवाल ना कर सका और फिर सुबह मेरी हालत दोबारा से खराब हो गई। सुबह होते ही घर वालों को इल्म हो गया कि वो चुड़ैल दोबारा से आई थी। उस वक्त मेरी ये हालत किसी मुर्दे के बराबर थी और तमाम घर वाले मेरे सिराने बैठकर जोर जोर से रोए जा रहे थे। हमारे एक हमसाये ने मेरे वालिद साहब को बताया कि पड़ोस के गांव में एक हाफिज साहब रहते हैं जो कि नेक और बुजुर्ग हैं। इसके अलावा बहुत से नेक जिन्नात उनसे कुरान पाक की तालीम भी हासिल करते हैं। हो सके तो उन्हें बुला लो, शायद वो ही इस मसले का कोई हल निकालें। अगले ही दिन उन हाफिज साहब को लाया गया। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और बहुत कुछ पढ़कर फूंका। अभी चंद ही लम्हे गुजरे थे कि वो चुड़ैल फौरन से हाजिर हो गई। वो चीखती और चिल्लाती हुई हमारे घर के दरवाजे से दाखिल हुई थी। उसे देखते ही तमाम घर वालों की चीखें निकल गई और सब लोग भाग भाग कर कमरों की तरफ जाने लगे। वो बिना खौफ व खतर धड़ल्ले से मेरे घर में दाखिल हुई थी और बड़े बुरी तरह से अपने पांव मारते हुए हमारे घर के आंगन को रौंदती हुई हमारी जानिब बढ़ती चली आ रही थी। हाफिज साहब ने उससे पूछा कि वो कौन है और मुझे क्यों तंग कर रही है। तब उसने बताया कि पाकिस्तान बनने से पहले वो अपने घर वालों के साथ हमारे गांव से कुछ ही दूर अगले गांव में रहा करती थी। उसका नाम चमेली है और वो हमारे गांव के एक लड़के से प्यार करती थी। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान तकसीम हुए तो वो लड़का एक हमले में मारा गया था। चमेली अपने खानदान के साथ इंडिया चली गई थी, मगर उसे उस लड़के से इतनी मोहब्बत थी
کہ सरहद पार करने से पहले ही चमेली ने अपनी जान दे दी थी और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। चमेली के घर वाले उसे वही मुर्दा छोड़कर हिंदुस्तान की जानिब रवाना हो गए थे। वो दिन और आज का दिन, तब से उसकी रूह इधर उधर भटक रही है। एक दिन उसकी नजर मुझ पर पड़ी और इत्तेफाक से मेरी शक्ल हूबहू उस लड़के से मिलती थी जिससे चमेली प्यार करती थी। मुझे देखकर उसे ऐसा लगा कि उसका प्यार वापस लौट आया है। तभी उसने मेरे करीब आने के लिए ये सारा खेल रचाया और अब वो बाजिद थी कि मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जाएगी। हाफिज साहब ने उसको समझाया कि मेरा और उसका मिलन बिल्कुल नामुमकिन है, इसलिए मुझे छोड़कर चली जाए, नहीं तो हाफिज साहब उसे जलाकर भस्म कर देंगे। लेकिन वो भी बहुत जिद्दी और ढीठ थी। वो मुझे एक शर्त पर छोड़ने को तैयार थी। उसके मुताबिक उसकी हड्डियां पुराने बेरी के दरख्त के नीचे दफन थी और उसकी ये शर्त थी कि उसकी हड्डियों को निकालकर फिर से उसका अंतिम संस्कार किया जाए ताकि उसकी रूह को सुकून मिल सके। खैर, हाफिज साहब ने ना चाहते हुए भी उससे वादा कर लिया, क्योंकि मेरी जान बचाने के लिए वो और मेरे घर वाले किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। उसके जाते ही हाफिज साहब ने बहुत कुछ पढ़कर मेरे ऊपर दम किया और पानी भी पढ़कर मुझे पिलाया। इसके बाद वो हमारे घर से बाहर निकलकर पूरे घर को ही सार कर गए और मुझे ये तंबीह भी की कि जब तक वो चुड़ैल मर नहीं जाती तब तक मैं अपने घर से बाहर ना निकलूं। कुछ ही दिन में आहिस्ता आहिस्ता मेरा मुसलसल बुखार कम होना शुरू हो गया और मेरा जिस्म भी अब आहिस्ता आहिस्ता मोटा और फरबा होता जा रहा था। मेरे सर पर मौजूद हजारों मन बोझ एक लम्हे को ही हल्का हो गया था। मुझे अब होश में आता देखकर मेरे घर वाले और मैं, हम सब लोग बहुत ही खुश थे। जाते हुए हाफिज साहब ने हमें यह भी तलकीन की कि हम नमाज पंजगाना अदा करें और रोजाना कुरान पाक की तिलावत अपने घर में जारी रखें, क्योंकि हर मसले और बीमारी का इलाज इस पाक कलाम में तो मौजूद है। बस उस दिन के बाद हाफिज साहब ने उस चुड़ैल की हड्डियों के साथ क्या किया या क्या नहीं, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मेरी उस चुड़ैल से जान छूट गई। मैंने अब अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि कोचवानी छोड़कर कोई और मेहनत मजदूरी कर लूंगा, लेकिन रात के आखिरी पहरों में घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। मैंने आहिस्ता आहिस्ता एक ईंटों के भट्टे पर मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी और देखते ही देखते चंद सालों में मैं इतना अमीर हो गया कि मैंने अपना ही भट्टा लगा लिया। खुदा ने मेरे कारोबार में खूब तरक्की दी और आज मैं शहर में आबाद हूँ। मेरे बच्चे शादीशुदा हैं और इंग्लैंड में सेटल हैं। मैं आज भी जब उस वाक़े को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अगर खुदा की जात के बाद हाफिज साहब ना होते तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।